So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 3 नियोजित विकास की राजनीति। So जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 Political Science की सेकंड बुक हमने शुरू कर दिया है और उसको हम वन बाय वन शॉर्ट वे के साथ हर एक चैप्टर को फिनिश करते हुए आ रहे हैं। So इसी सीरीज को फॉलो करते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को, नियोजित विकास की राजनीति को। हम इस चैप्टर में समझेंगे कि आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमें याद रखनी है और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं आज की इस वन शॉर्ट वे के साथ। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं नियोजित विकास की राजनीति को कि आखिर क्या है नियोजित विकास की राजनीति। तो देखिए, नियोजित विकास की राजनीति के शब्द से तात्पर्य ये है कि बेसिकली जो हमारे पास सीमित संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग करके जो राजनीति की जाए या फिर उनका फुल यूटिलाइजेशन किया जाए, तब जाके किसी अपनी रिसोर्स को या फिर अपने आप की ग्रोथ को तेज किया जाए, वही नियोजित विकास की राजनीति का मतलब निकलता है। अब इसके अंदर क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। तो देखिए, पहला नाम आता है पूंजीवादी और समाजवादी। यानी कि जब हम आजाद हुए तो आजाद होने के बाद हमारे देश ने कई सारी चुनौतियों का सामना करा जो कि हम पढ़कर आए हैं। अब उनमें से एक चुनौती ये थी कि बेसिकली पूरे देश की बहुत सारी जनता जो थी वो अनपढ़ थी, बहुत सारी जनता जो थी वो गांव देहात के एरिया में रहा करती थी और 75% जो हिस्सा था जनता का वो किसके ऊपर डिपेंड था, खेतीबाड़ी के ऊपर डिपेंड था, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड था। सो इसी वजह से हमारे देश के अंदर गरीबों की भी संख्या थी, सो इधर थोड़े बहुत अमीर भी थे। तो इन्हीं सिचुएशंस को देखते हुए बड़े बड़े नेताओं ने विचार किया कि आखिर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करने के लिए कौन से मॉडल को अपनाना चाहिए। तो हमारे पास जैसे पूरे विश्व के स्तर पर उस समय दो अर्थव्यवस्था चल रही थी, जिसका नाम था पूंजीवादी और दूसरी का नाम था समाजवादी। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि बेसिकली हर एक चीज का प्राइवेटाइजेशन होना, गवर्नमेंट का रोल, पब्लिक सेक्टर का रोल नहीं होना इस सेक्टर में। और समाजवादी का मतलब यह है कि इसमें प्राइवेटाइजेशन की बिल्कुल भी जगह ना होना। तो हमारे देश के नेताओं ने यह सोचा कि ये दोनों ही व्यवस्था हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब अगर हम समाजवादी का यूज करेंगे अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, तो अल्टीमेटली समाजवादी के अंदर सारा इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसका है? सरकार का है। और सरकार का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है? अपने बेसिकली लोगों का सोशल वेलफेयर करना। यानी कि गुड्स भी ऐसे प्रोड्यूस करती है सरकारी कंपनी जो कि रीजनेबल प्राइस के होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं अकॉर्डिंग टू अदर्स। तो इसी वजह से समाजवादी के अंदर तो गरीबों का तो फुलफिलमेंट हो रहा है, बट यहीं पर अगर थोड़े उच्च स्तर के लोगों की बात करें तो उनका गुजारा नहीं हो पाएगा। तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर ले, पूंजीवादी यानी कि हर एक प्राइवेट सेक्टर जो कार्य करता है वो किसके लिए करता है? बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए। अब प्रॉफिट मोटिव का मतलब यह है कि उनकी गुड्स जो होंगे वो महंगे होंगे अकॉर्डिंग टू समाजवादी। तो इसी वजह से अब इसके गुड्स जो होंगे वो गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के अंदर हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। तो इन्हीं दोनों चीजों को चलते हमारे देश ने क्या अपनाई? मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जगह प्राइवेटाइजेशन की भी है एंड समाजवादी की भी, जिसका हम सोशलिज्म बोलते हैं। सो अल्टीमेटली इससे हमारा क्या हुआ? पूंजीवादी एंड समाजवादी जब दोनों ही सेक्टर उसके अंदर मिल गए तो अल्टीमेटली हर एक सेक्टर के लिए जगह बनी। यानी कि कुछ सेक्टर्स पे यानी कुछ इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि इनका बिजनेस आप नहीं कर सकते, बाकी किसी भी सेक्टर का बिजनेस आप कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेन हो गया, ड्रिंक का बिजनेस हो गया, अल्कोहल हो गया, गन्स हो गई। तो ये सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसको प्राइवेट सेक्टर रन नहीं कर सकता, इसको गवर्नमेंट सेक्टर ही रन करता है। तो इसी के बाद हमारे पास जो आया बॉम्बे प्लान आया। अब देखो, इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो यही है, बॉम्बे प्लान। अब क्या होता है बॉम्बे प्लान? देखो, ये बेसिकली मुंबई के कुछ उद्योगपति जो थे, बिजनेसमैन थे, उनके द्वारा अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर और भी ज्यादा विकास करने के लिए प्रस्ताव था। उसी प्रस्ताव को हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। दैट्स इट। अब योजना आयोग की स्थापना देखिए, अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये दो ही आती है। पहला तो आता है योजना आयोग और दूसरा जो आता है हमारे पास आता है नीति आयोग। अब योजना आयोग का मतलब क्या होता है? देखिए, योजना आयोग का मतलब ये होता है कि बेसिकली अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक योजना तैयार करना, ये मतलब निकल रहा है। और नीति आयोग का मतलब किसी भी कार्य को कार्य के अंदर लाना, है ना। तो योजना आयोग का मतलब ये है कि ये जो सारे आयोग हैं ये कोई संविधान द्वारा बनाए नहीं गए, ये ऐसी ही एक ग्रुप है और एक ग्रुप द्वारा ये बनाया गया कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस सेक्टर में हमें ज्यादा खर्च करना चाहिए, हमारे पास जो बजट बनता है उसमें से हमें इतना परसेंटेज इसको देना चाहिए। तो योजना बनाना, तो अल्टीमेटली इसकी सभी योजना तो बना दिया करते थे, मगर इसकी योजना पूरी करना या ना करना वो मंत्रिमंडल के ऊपर होता था। मंत्रिमंडल अगर चाहे तो इनकी योजना पे कार्य करेगा और अगर नहीं चाहे तो नहीं करेगा। तो ये 1950 के अंदर बना था। थोड़े दिनों बाद यानी कि 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया। अब योजना जो बनाई जाएगी वो मंत्रिमंडल बाध्य होगा कि वो उनके ऊपर कार्य करे, क्योंकि जब वो उनके ऊपर कार्य करेगा तो अल्टीमेटली यहां से क्या होगा? हर एक सेक्टर का विकास होगा। यानी कि योजना आयोग हर एक सेक्टर के बारे में सोचकर बनाएगा कि भाई एग्रीकल्चर
सेक्टर पे इतनी परसेंटेज खर्च होनी चाहिए, या फिर एजुकेशन पे इतनी परसेंटेज खर्च होनी चाहिए जीडीपी की, या फिर हेल्थ पे। तो इसी की वजह से नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। अब यहां तक तो हिसाब से कोई डाउट नहीं रहेगा। अब हम जो बात कर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था की, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो किसका मॉडल है, तो अर्थव्यवस्था का आंसर है रूसी मॉडल। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो रूसी मॉडल के नाम से चल रही है, ठीक है। अब ये नीति आयोग की फुल फॉर्म ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये पूछी जा सकती है। अब देखिए योजना आयोग के उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो देश के संसाधनों का अनुमान लगाना कि आखिर हमारे पास कितनी रिसोर्सेज है, कितनी रिसोर्सेज की हमें नीड है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सेकंड वन इज देश के विकास के लिए योजना बनाना, हमारा देश किस तरीके से ग्रोथ करे जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बढ़े और अल्टीमेटली हमारी जीडीपी भी इंक्रीज हो, हम ग्रोथ भी करें। तो उसको सब में ध्यान रखते हुए एक योजना तैयार करना कि हमें इस प्लानिंग के थ्रू काम करेंगे, हम इस प्लानिंग को फॉलो करेंगे, तब जाके हम किसी विकास को कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका काम है। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच प्राथमिकता का निर्धारण करना, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम ये डिजाइन करता है उसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर कोई भी पोजीशन तैयार करना कि इस पोजीशन के हिसाब से हमें ये सारे प्लान्स को इंप्लीमेंट करना है। इस तरीके से हमारे उद्देश्य तैयार हुए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब आजाद हुए थे तो आजादी के समय हमारे देश की 75% जनता गांव देहातों में रहती थी, 75% जनता अनपढ़ थी और 75% ही जनता एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड थी। तो अब हमारा देखिए पहला जो मोटिव है या पहला हमारा कदम है वो क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार करना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि अंग्रेज जब हमारे देश के अंदर आए थे तो उन्होंने इंडिया को एक्सपोर्टर ना बनाकर इंपोर्टर बनाने की कोशिश की थी, और कोशिश क्या की थी, बना भी दिया था। वो लोग क्या करते थे, हमारे देश से ही रॉ मटेरियल ले जाया करते थे सस्ते दामों पर और अपने देश के अंदर फिनिश्ड गुड बनाकर उसको हमारे पास ही लाके बेचते थे, किसके, महंगे दामों पर। सो अल्टीमेटली हमारी जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस थी, हमारा जो सिस्टम था वो सभी तरीके से उन्होंने खराब कर रखा था, यानी कि देश के रॉ मटेरियल को काफी ज्यादा खराब कर रखा था, हर एक एग्रीकल्चर सेक्टर का कमर्शलाइज कर रखा था, हर एक बेसिकली किसान जो है वो टैक्सेस पूरे करने के लिए अपनी क्रॉप का ज्यादा से ज्यादा कमर्शलाइजेशन करता था जिससे वो पैसे कमा सके। तो इसी वजह से अब हमारी सरकार ने मोटिव रखा कि भाई पहले तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर ही ठीक करेंगे क्योंकि उस सेक्टर में ज्यादा देश की जनता भी निर्भर है। तो ये हुआ था 1951 से 1956 में, ठीक है। सेकंड, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब देखो जो मेन जो डिफरेंस आता है ना वो ये में आता है प्रथम में और द्वितीय में। तो प्रथम तो मैंने आपको बता दिया कि किसके ऊपर डिपेंड है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये डायरेक्टली रेगुलेट करता है किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, यानी कि इसका जो मेन कार्य है इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना। यानी कि अब हम 5 सालों के अंदर क्या था, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़िया कर दिया था, इतना तो कर ही दिया था कि हम किसी और चीज पे ध्यान दे सके। तो अब हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई, उसके अंदर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया क्योंकि ज्यादातर जो हमारी ग्रोथ होती है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही ज्यादा मानी जाती है। तो देखिए यहां तक तो इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं बचा होगा होपफुली, बट कहीं भी कोई डाउट हो या कोई चीज समझ में ना आई हो तो वो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं उसको स्पेसिफिक वीडियो के द्वारा पूरा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में ना हमें 2 चीजें और सुनने को मिलती है। पहला तो आता है वामपंथी और दूसरी जो आती है वो आती है दक्षिणपंथी। देखिए अब ये दोनों जो पंथियां हैं ना ये विचारधारा है, विचारधारा इन द सेंस यानी कि पूरे भारत के अंदर इन 2 विचारधाराओं के लोग रहते हैं। अब हमने वैश्वीकरण हम पढ़कर आए हैं, तो वैश्वीकरण जो चैप्टर था उसमें भारत के द्वारा जो वैश्वीकरण का प्रतिरोध किया गया था वो इन्हीं 2 पंथियों के द्वारा किया गया था, वामपंथी द्वारा और दक्षिणपंथी द्वारा। अब डिफरेंस क्या है इनमें, देखिए वामपंथी विचारधारा वह विचारधारा होती है जो कि गरीबों का साथ देती है और गरीबों को बेसिकली उनको फायदा पहुंचाने वाली हर एक सरकारी नीति का ये सहयोग करती है, उसकी हेल्प करती है। तो वामपंथी विचारधारा यानी कि गरीब, ये आप ध्यान रखो। और दक्षिणपंथी विचारधारा का मतलब ये होता है कि जो हमारी करंटली सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से अपने आप को डिजाइन करना, यानी नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना, नई नई चीजों को सीखना और साथ के साथ एज वेल एज पुरानी रीति रिवाजों को ध्यान रखकर, पुरानी रीति रिवाजों को छोड़कर, टेक्नोलॉजी को छोड़कर नई चीजों की तरफ बढ़ना। तो ये आप अपने दिमाग के अंदर माइंडसेट बना लो कि इन दोनों में आकर हम डिफरेंस कैसे समझे, वामपंथी यानी अमीर गरीब और दक्षिणपंथी यानी कि अमीर। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। सो होपफुली यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। इस चैप्टर के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मैंने आपको बता दी। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होंगी। ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सिर्फ 1-2 बार रीड करके चले जाना, कोई याद नहीं करना, ना ही ज्यादा समझना डीप लेवल तक। ये इसलिए स्क्रीन पे शो करवाई है मैंने क्योंकि इसके बेस पर कभी कभार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं।
सो होपफुली इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट फिर भी किसी भी टॉपिक में या किसी पॉइंट में कोई भी डाउट बचा हो या कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक हो जो कि आपको समझ में ना आया हो और आप सोच रहे हो कि कहीं इससे ही क्वेश्चन ना आ जाए, तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मैंने आज इस क्लास के अंदर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या चीज़ें आती थी वो मैंने आपको कवर करवा दी हैं। जितनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, जो उद्देश्य थे, जो चीज़ें हमें समझने वाली थी, पढ़ने वाली थी, वो मैंने सब आपको लिखवा दी। ठीक है, तो अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं, लिख ली हैं, अब आपका काम एक ही रह जाता है, सिर्फ अपने चैप्टर को रीड करना। और अल्टीमेटली मैं पहले भी कहता हुआ आया हूँ कि जो चैप्टर हमारे हो चुके हैं उनको आप जरूर रीड कीजिए, क्योंकि जब आप रीड कर लेंगे, आपने यहाँ से लेक्चर सुना, लेक्चर सुनने के बाद आपने रीड किया, तो सभी चीज़ें ना आपके माइंड के अंदर बैठ जाने वाली हैं और वो ऐसे बैठेंगी कि वो 12th के बाद अलग भी याद रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कवर करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरीके से काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक यू।